चैप्टर 1। माइंड एज अ वेपन। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर का सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक हिस्सा है। अगर इसे सही ट्रेन किया जाए तो ये तुम्हें हर सिचुएशन में 2-3 कदम आगे सोचने की क्षमता देता है। लेकिन अगर इसे डिफॉल्ट मोड में छोड़ दिया जाए तो ये वही पैटर्न्स रिपीट करता है। रिएक्शन, फियर, ओवरथिंकिंग, कंफ्यूजन और रिग्रेट। दिमाग या तो तुम्हें कंट्रोल करता है या तुम उसे। बीच में कोई टेरिटरी नहीं है। सच्चाई यह है कि माइंड कभी न्यूट्रल नहीं होता। अगर तुम इसे वेपन बनाना नहीं सीखोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। ह्यूमन ब्रेन का मूल डिजाइन सर्वाइवल है, स्ट्रेटेजी नहीं। इसका प्राइमरी फंक्शन है डेंजर अवॉइड करना, नॉट सक्सेस क्रिएट करना। इसलिए जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है, तुम्हारी हार्ट बीट तेज होती है, थिंकिंग नैरो हो जाती है और तुम वही डिसीजंस लेते हो जो इजी हो, नॉट इफेक्टिव। यही रीजन है कि बहुत लोग इंटेलिजेंट होने के बावजूद लाइफ में स्ट्रेटेजिक नहीं होते। जो लोग हर सिचुएशन में आउटस्मार्ट करते हैं वो लकी नहीं होते। उनके पास एक ट्रेन्ड माइंड होता है। वो ऑब्जर्व करते हैं, रिएक्ट नहीं। वो रिस्पॉन्ड करते हैं, पैनिक नहीं। वो बातचीत नहीं पढ़ते, पैटर्न्स पढ़ते हैं, इंटेंशंस पढ़ते हैं, साइलेंस पढ़ते हैं। वो हर मोमेंट को सरफेस पर नहीं देखते, वो उसके पीछे चल रही इनविजिबल साइकोलॉजी समझते हैं। यही शिफ्ट है। ऑर्डिनरी माइंड सिर्फ इवेंट देखता है, ट्रेन्ड माइंड सीक्वेंस देखता है। माइंड को वेपन बनाना शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, यानी ये समझने से कि तुम्हारे भीतर कौन सी इमोशंस तुम्हारी थिंकिंग हाईजैक करती है, कौन सी हैबिट्स तुम्हें प्रेडिक्टेबल बनाती है और कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स तुम्हें वीक चॉइसेस लेने पर मजबूर करते हैं। जब तुम ये देख पाते हो कि तुम्हारा माइंड कैसे ऑपरेट कर रहा है, तभी तुम उसे रीराइट कर सकते हो। माइंड कंट्रोल का पहला कदम है माइंड को देख पाना। जब तक तुम अपने थॉट्स के अंदर फंसे हो, तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी तब शुरू होती है जब तुम एक स्टेप पीछे हटना सीखते हो, जब तुम इम्पल्स को डिले कर सकते हो, इमोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो और सिचुएशन को ऐसे देख सकते हो जैसे वो कोई पजल हो। नॉट पर्सनल अटैक। रियल पावर रिएक्शन में नहीं होती, पॉज में होती है। पॉज तुम्हें क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी तुम्हें चॉइस देती है, चॉइस तुम्हें कंट्रोल देती है और कंट्रोल तुम्हें वो पोजीशन देता है जहां से तुम किसी भी सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। माइंड को वेपन बनाने का मतलब है इसे 3 स्किल सिखाना: अवेयरनेस, प्रिडिक्शन और मैनिपुलेशन ऑफ आउटकम। अवेयरनेस तुम्हें बताती है कि क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन तुम्हें बताती है कि आगे क्या होने वाला है और मैनिपुलेशन तुम्हें वो कैपेबिलिटी देती है कि सिचुएशन को सटली अपने फेवर में टर्न किया जाए, बिना फोर्स के, बिना केओस के। ये वो इंटेलिजेंस है जो हाई लेवल थिंकर्स यूज करते हैं, लीडर्स, निगोशिएटर्स, स्ट्रैटेजिस्ट्स और वो लोग जो कभी जल्दी बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो गेम बदल देते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन, हर बातचीत, हर डिसीजन तुम्हारे माइंड की ट्रेनिंग का हिस्सा है। तुम रैंडम नहीं सोच रहे हो, तुम पैटर्न्स बना रहे हो। रिपीटेड बिहेवियर दिमाग में न्यूरल सर्किट्स को मजबूत करता है। जितना ज्यादा तुम रिएक्ट करते हो उतना दिमाग से रिएक्शन को डिफॉल्ट बनाता है। जितना ज्यादा तुम सोचकर चलते हो उतना दिमाग स्ट्रैटेजी को डिफॉल्ट बनाता है। तुम वही बनते हो जो रिपीट करते हो, नॉट जो ड्रीम करते हो। अब से तुम्हें अपने माइंड को यूं ट्रीट करना है जैसे कोई सोल्जर अपनी वेपन को करता है, रिस्पेक्ट के साथ, डिसिप्लिन के साथ और इंटेंशन के साथ। माइंड सिर्फ सोचने के लिए नहीं, प्लानिंग के लिए है। सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, डिकोडिंग के लिए है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, एग्जीक्यूशन और डोमिनेशन के लिए है। अगर तुम इस जर्नी पर चलते रहे तो एक दिन तुम नोटिस करोगे अब लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, लेकिन तुम उन्हें समझ रहे हो। अब सिचुएशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं कर रही, तुम उन्हें क्वाइटली डायरेक्ट कर रहे हो। यही मोमेंट होता है जब माइंड एक सामान्य ऑर्गन नहीं रहता, इट बिकम्स अ साइलेंट वेपन। और एक साइलेंट वेपन हमेशा सबसे डेंजरस होता है। अगला चैप्टर माइंड को ऑटो पायलट से निकालकर
कॉन्शियस मोड में शिफ्ट करेगा, क्योंकि अपने दिमाग को आउटस्मार्ट करना सीखना ही वो पहला दरवाजा है, जिसके बाद बाकी पूरा सिस्टम खुलता है। और हाँ, अगर तुम इसी तरह के वीडियोस के साथ अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जरूर लिखो अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। चैप्टर 2, ब्रेक द ऑटो पायलट। तुम्हारी जिंदगी का आधा हिस्सा ऐसे डिसीजंस में चला जाता है जिन्हें तुमने कॉन्शियसली लिया ही नहीं। तुम सोचते हो कि तुम चूज कर रहे हो, पर असल में तुम्हारा ऑटो पायलट चूज कर रहा होता है। पुरानी कंडीशनिंग, पुराने डर, पुराने हैबिट्स और वही पुराने रिएक्शंस। ऑटो पायलट आराम देता है, लेकिन वो एक छिपा हुआ दुश्मन भी है, क्योंकि कंफर्ट तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है और प्रिडिक्टेबल लोग हमेशा आसानी से कंट्रोल होते हैं। ऑटो पायलट माइंड का पर्पस है एनर्जी बचाना। ब्रेन हर चीज को शॉर्टकट में बदल देता है ताकि वो मिनिमम एफर्ट में काम कर सके। ये सिस्टम तब यूजफुल है जब तुम्हें चलना, कपड़े पहनना या फेमिलियर काम करना होता है, लेकिन जब बात हाई स्टेक्स सिचुएशन की होती है, कॉन्वर्सेशन, निगोशिएशन, रिजेक्शन, फेलियर, मैनिपुलेशन, वहां ऑटो पायलट तुम्हें वीकेस्ट वर्जन में बदल देता है। तुम वही रिएक्ट करते हो जो तुम्हारा पास्ट सिखाता है, नॉट जो तुम्हारी प्रेजेंट डिमांड करती है। ऑटो पायलट का सबसे बड़ा सिम्टम यह है, तुम रिपीट करते हो बिना सोचे वही आर्ग्यूमेंट्स, वही एक्सक्यूजेस, वही फियर्स, वही इमोशनल रिएक्शंस। सिचुएशन बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, एनवायरनमेंट बदल जाता है, बट तुम भीतर से वही रहते हो। लोग सोचते हैं उन्हें दुनिया रोक रही है, जबकि असल में उनका ऑटोमेटिक माइंड उन्हें पुरानी केज में वापस खींच रहा होता है। तुम इवॉल्व करना चाहते हो, बट तुम्हारी ब्रेन बायोलॉजी स्टेबिलिटी चाहती है। ऑटो पायलट सिर्फ हैबिट्स में नहीं होता, इमोशंस में भी होता है। तुम सैड हो तो तुम वही थॉट्स रिपीट करते हो जो पहले सैडनेस में करते थे। एंग्री हो तो वही रिएक्शन रिपीट होता है जो बचपन में था। डरते हो तो वही रिट्रीट पैटर्न एक्टिवेट होता है जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने बनाया था। यही इमोशनल ऑटो पायलट है, जहां तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे एक्सपीरियंसेस नहीं, तुम्हारे फियर्स कंट्रोल करते हैं। ब्रेक करना है तो पहला स्टेप है अवेयरनेस, यानी पॉज। पॉज का मतलब रुकना, बट फ्रीज होना नहीं, ऑब्जर्व करना। जब कोई ट्रिगर आता है, आर्ग्यूमेंट, इंसल्ट, अपॉर्चुनिटी, फेलियर, नॉर्मली तुम्हारा माइंड तुरंत रिस्पॉन्स देता है, लेकिन ट्रेन्ड माइंड पहले ऑब्जर्व करता है। मैं इस पल में कैसा महसूस कर रहा हूं, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या मैं रिएक्ट कर रहा हूं या रिस्पॉन्ड। ये पॉज माइक्रोस्कोपिक होता है, 2 सेकंड, शायद उससे भी कम, बट ये छोटा पॉज तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर खींच लाता है। जैसे ही तुम पॉज करते हो, तुम पैसिव पैसेंजर से एक्टिव ड्राइवर बन जाते हो। तुम्हारा ब्रेन सर्वाइवल मोड से स्ट्रेटेजिक मोड में शिफ्ट होता है। इमोशनल फॉग हटती है और तुम सिचुएशन को क्लैरिटी से देख पाते हो, नॉट ईगो से, नॉट इनसिक्योरिटी से। इसी शिफ्ट को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव कंट्रोल कहा जाता है। मतलब तुम अपने माइंड का इस्तेमाल कर रहे हो, न कि माइंड तुम्हारा। ऑटो पायलट को ब्रेक करने का दूसरा स्टेप है पैटर्न्स पहचानना। खुद से पूछो, मैं बार बार किस बात पर ओवर रिएक्ट करता हूं, मैं किन सिचुएशंस में साइलेंट हो जाता हूं, मेरी सबसे प्रिडिक्टेबल वीकनेस क्या है। ये सवाल अनकंफर्टेबल है, बट यही तुम्हें अनलॉक करते हैं। जो अनअवेयर है वो पपेट है, जो अवेयर है वो प्लेयर है। तीसरा स्टेप है नई रिस्पॉन्स इंस्टॉल करना। ब्रेन कभी भी पुराने पैटर्न को डिलीट नहीं करता, बट वो नए पैटर्न को स्ट्रॉन्गर बना देता है। अगर तुम बार बार पॉज, ऑब्जर्व, चूज रिपीट करते हो, तो इवेंचुअली तुम्हारा नया डिफॉल्ट ऑटोमेटिक बन जाता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक, इंस्टिंक्ट से इंटेलिजेंस तक। धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया बदली नहीं है, तुम बदले हो। वही इंसल्ट अब ट्रिगर नहीं करता, वही रिजेक्शन अब तुम्हें इनसिक्योर नहीं बनाता, वही प्रेशर अब तुम्हें फ्रीज नहीं करता। तुम मैकेनिकल नहीं, इंटेंशनल बनने लगते हो। तुम प्रिडिक्टेबल नहीं, अनरीडेबल हो जाते हो। और अनरीडेबल लोग हमेशा डेंजरस होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता
वो अगला कदम कब और क्या होने वाला है। ऑटो पायलट तुम्हें छोटा रखता है, कॉन्शियस थिंकिंग तुम्हें शार्प बनाती है। और जब तुम अपने माइंड से अनकॉन्शियस पैटर्न्स मिटा देते हो, तो तुम सिर्फ सरवाइव नहीं करते, तुम कंट्रोल करते हो। तुम सिचुएशंस का हिस्सा नहीं रहते, तुम सिचुएशंस बनाते हो। अगला चैप्टर बायस के उस अदृश्य जंगल में लेकर जाएगा, जहां तुम्हारा माइंड खुद को लॉजिकल समझता है, जबकि वो चालाकी से खुद को ही धोखा दे रहा होता है। चैप्टर 3, कॉग्निटिव ट्रैप्स एंड मेंटल बायसेस। तुम सोचते हो कि तुम लॉजिकली सोचते हो, लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिमाग सच्चाई नहीं ढूंढता, वो कंफर्ट ढूंढता है। माइंड रियलिटी ऑब्जर्व नहीं करता, वो रियलिटी क्रिएट करता है, सिर्फ इसलिए ताकि तुम वही बिलीव करो जो पहले से तुम्हारे लिए फेमिलियर है। यह चैप्टर उस इनविजिबल वॉर के बारे में है, जहां तुम्हारा सबसे बड़ा दोषी तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे दिमाग के अंदर बैठा होता है। बायस तब पैदा होता है जब दिमाग शॉर्टकट लेता है, क्योंकि उसे कॉम्प्लेक्सिटी पसंद नहीं। ट्रूथ अक्सर अनकंफर्टेबल होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, ईगो ब्रेकिंग होता है। इसलिए ब्रेन लॉजिक नहीं चुनता, वो पैटर्न चुनता है, वो फेमिलियर पाथ चुनता है, इवन अगर वो पाथ गलत हो, पेनफुल हो या तुम्हें बैकवर्ड रख रहा हो। सबसे पहला बायस है कॉन्फर्मेशन बायस। इसका सिंपल मीनिंग है, तुम वही ढूंढते हो जो तुम ऑलरेडी मानते हो। अगर तुम सोचते हो कोई तुमसे नफरत करता है, तो तुम हर छोटी बात में प्रूफ ढूंढ लोगे, इवन साइलेंस में भी। अगर तुम बिलीफ रखते हो कि तुम अनलकी हो, तो जो भी गलत होगा वही तुम नोटिस करोगे, बाकी सब इग्नोर। यही बायस तुम्हें सच नहीं देखने देता, ये तुम्हें तुम्हारे ओन फिल्टर्ड वर्जन में फंसा देता है। दूसरा है अवेलेबिलिटी बायस। जो लाउड है वही सच लगता है। न्यूज में ट्रेजेडी दिखती है तो दुनिया डेंजरस लगती है। सोशल मीडिया पर सक्सेस दिखता है तो जिंदगी अनफेयर लगती है। दिमाग रीसेंट या ड्रामेटिक इवेंट्स को ज्यादा महत्व देता है और कंसिस्टेंट रियलिटी को इग्नोर कर देता है। इसलिए लोग रिस्क को गलत जज करते हैं, स्मॉल फेलियर से डरते हैं, बट लॉन्ग टर्म मिस्टेक्स रिपीट करते हैं। तीसरा ट्रैप है ईगो डिफेंस बायस। माइंड का वो मैकेनिज्म जो कहता है मैं सही हूं। ये बायस तुम्हें सुधार नहीं करने देता। तुम फीडबैक को इंसल्ट समझते हो, एडवाइस को कंट्रोल और करेक्शन को अटैक। ईगो बायस तुम्हें साबित करने पर मजबूर करता है, नॉट सीखने पर। और याद रखना, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो धीरे धीरे रेलेवेंस खो देता है। चौथा है संक कॉस्ट फैलेसी। तुम किसी चीज में टाइम, इमोशन या एफर्ट इन्वेस्ट कर देते हो और फिर वो गलत साबित होने के बाद भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं कि तुमने गलत चुन लिया था। इसी के कारण लोग गलत रिलेशनशिप्स में साल गुजार देते हैं, गलत बिजनेस में पैसे डालते रहते हैं और गलत आइडेंटिटी पकड़े रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने कभी यस कहा था। पांचवा बायस है स्टेटस क्वो बायस, यानी बदलाव से डर। दिमाग चेंज को डेंजर समझता है, इसलिए तुम पुराने बिहेवियर्स में फंसे रहते हो, इवन जब वो तुम्हें सीमित कर रहे हो। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है, बट फैमिलियरिटी हमेशा कंफर्टेबल। और ज्यादातर लोग कंफर्ट से लॉयल्टी रख लेते हैं, इवन अगर वो कंफर्ट उनकी एक्चुअल पोटेंशियल को मार रहा हो। बायसेस डेंजरस इसलिए नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, बल्कि इसलिए कि वो इनविजिबल है। तुम इन्हें महसूस नहीं कर पाते, बट ये तुम्हारे हर डिसीजन को डिजाइन कर रहे होते हैं। तुम्हारा माइंड उसी तरह बायस्ड है जैसे भेड़िए का दिमाग हंटिंग के लिए प्रोग्राम्ड है, बट तुम्हारी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। बायसेस को खत्म नहीं किया जा सकता, बट अवेयरनेस से कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी कोई स्ट्रांग ओपिनियन, इमोशनल रिएक्शन या इंस्टेंट जजमेंट आए पॉज करो और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये ट्रूथ है या मेरा बायस बोल रहा है? ये सवाल छोटा है, बट ये माइंड की पूरी आर्किटेक्चर बदलने की शुरुआत है। जैसे जैसे तुम अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें एहसास होगा कि तुम पहले सिर्फ सोच नहीं रहे थे,
तुम रिएक्ट कर रहे थे, तुम सच नहीं देख रहे थे, तुम इंटरप्रिटेशन देख रहे थे, तुम चूज नहीं कर रहे थे, तुम ऑटो पायलट पर चल रहे थे। बायसेस को पहचानना तुम्हें हम्बल बनाता है, बट पावरफुल भी, क्योंकि अब तुम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे तुम चाहते हो, बल्कि वैसे जैसा वो है। और जो इंसान रियलिटी को बिना डिस्टॉर्शन देख लेता है, वो किसी भी सिचुएशन को आउटस्मार्ट कर सकता है। अब अगले चैप्टर में दिमाग को एक नई कैपेबिलिटी सिखाई जाएगी, सोचना बोरोड आंसर से नहीं, जड़ से, जहां लॉजिक ओपिनियन को रिप्लेस करता है। यही एंट्री है फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग में। चैप्टर 4, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। हर इंसान किसी भी सिचुएशन में दो तरह से सोच सकता है, बोरोड सोच से या ओरिजिनल सोच से। बोरोड थिंकिंग वो होती है जो सोसाइटी, पेरेंट्स, हैबिट्स या पास्ट एक्सपीरियंसेस ने तुम्हारे माइंड में इंस्टॉल कर दी हो। तुम वही रिपीट करते हो जो पहले किसी और ने कहा हो या जिसे तुमने बिना क्वेश्चन एक्सेप्ट किया हो। लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग उस चेन को तोड़ देती है। वो हर चीज को उसकी फंडामेंटल रियलिटी तक ले जाती है, जहां असम्पशंस टूटते हैं और ट्रूथ साफ दिखाई देता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का मतलब है चीजों को उनके सबसे बेसिक अनडिनाइबल कंपोनेंट्स में तोड़ना। जैसे साइंटिस्ट एटम्स तक जाता है, वैसे ही स्ट्रेटेजिक थिंकर किसी भी प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। मोस्ट लोग सोचते हैं कंपैरिजन से दूसरे क्या कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स वाला दिमाग सोचता है असल में ये चीज फंडामेंटली है क्या। ये रॉ लॉजिक है, बोरोड बिलीफ्स नहीं। तुम्हारा दिमाग नेचुरली शॉर्टकट पसंद करता है, इसलिए एनालॉजीज से सोचता है। मतलब हर न्यू सिचुएशन को पुराने टेम्पलेट में फिट करने की कोशिश करता है। ये मेथड फास्ट है लेकिन डेंजरस, क्योंकि हर सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट बदल देती है। अगर तुम हर बात को दूसरे एग्जाम्पल पर बेस करोगे तो तुम कभी नए सॉल्यूशंस नहीं खोज पाओगे। इसी वजह से दुनिया में ज्यादातर लोग बस कॉपी करते हैं, वेरी फ्यू क्रिएट, इनोवेट या री इन्वेंट करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स का पहला स्टेप है असम्पशंस पहचानना, यानी वो बिलीफ्स जो तुमने बिना प्रूफ एक्सेप्ट कर लिए हैं। उदाहरण, सक्सेस में टाइम लगता है, रिलेशनशिप में पेन अनअवॉइडेबल है, मनी कमाना डिफिकल्ट है। ये स्टेटमेंट सच नहीं, ये सिर्फ रिपीटेड नैरेटिव्स है। जब तुम पूछते हो क्यों, माइंड के अंदर इंस्टॉल्ड इल्यूजन्स क्रम्बल होने लगते हैं। दूसरा स्टेप है प्रॉब्लम को कंपोनेंट्स में तोड़ना, लाइक डिसमेंटलिंग अ मशीन। तुम क्वेश्चन करते हो इसकी कोर नीड क्या है, कौन सी चीज अननेसेसरी है, क्या रूल फिजिकल है या सिर्फ साइकोलॉजिकल। ये ब्रेकडाउन तुम्हें क्लैरिटी देता है। तुम अब सिचुएशन को सरफेस से नहीं, स्ट्रक्चर से देख रहे हो। तीसरा स्टेप है सॉल्यूशन को जीरो से रीबिल्ड करना, नॉट मेमोरी से, लॉजिक से। यहां इमेजिनेशन और रीजनिंग कंबाइन होते हैं। तुम पूछते हो अगर मुझे इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना पड़े जैसे दुनिया में पहले किसी ने नहीं किया, तो मैं कैसे करूंगा। यही जगह है जहां ब्रेक थ्रूज होते हैं। इसी टेक्निक से इनोवेटर्स सोचते हैं, निगोशिएटर्स गेम बदलते हैं, लीडर सिस्टम्स रीडिजाइन करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स तुम्हें फियरलेस बनाते हैं, क्योंकि अब तुम भीड़ के पीछे नहीं चलते, तुम खुद पाथ क्रिएट करते हो। अब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक नहीं होता, इंटेंशनल होता है। तुम इमोशनल नहीं सोचते, स्ट्रक्चरल सोचते हो। तुम ट्रूथ से डील करते हो, नॉट इल्यूजन से। ये थिंकिंग तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी की सबसे डेंजरस करेंसी है। प्रिडिक्टेबल माइंड रिएक्ट करता है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स माइंड रीडिजाइन करता है। लोग अब तुम्हें समझ नहीं पाएंगे क्योंकि तुम पुरानी सोच रिपीट नहीं कर रहे, तुम नए एंगल्स बना रहे हो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, तुम्हारा अप्रोच कॉम्प्लिकेटेड था। जब तुम हर चीज को उसकी मूल स्ट्रक्चर से समझते हो तो केओस सिंपल बन जाता है, और इम्पॉसिबल चीजें सडनली पॉसिबल दिखने लगती है। और जब एक इंसान रियलिटी को जड़ से समझना सीख जाता है तो वो कभी फॉलोअर नहीं रहता, वो आर्किटेक्ट बन जाता है।
architect of his decisions, his strategy, his relationships and ultimately his life. अब अगला चैप्टर उस लेंस को इंस्टॉल करेगा जिसने ग्रेट थिंकर्स, साइंटिस्ट, स्ट्रैटेजिस्ट और साइकोलॉजिकल मास्टर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाया से मेंटल मॉडल्स। क्योंकि सोचना तभी शार्प होता है जब दिमाग में सही टूल्स हों, सिर्फ थॉट्स नहीं। चैप्टर 5, मेंटल मॉडल्स, द लेंसेस ऑफ रियलिटी। तुम्हारा दिमाग दुनिया को वैसे नहीं देखता जैसी वो है, वो रियलिटी को फिल्टर्स के जरिए देखता है। ये फिल्टर्स तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स, फियर्स और एक्सपेक्टेशंस से बनते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स की खासियत ये होती है कि उनके पास सिर्फ एक लेंस नहीं होता, उनके पास कई मेंटल मॉडल्स होते हैं जिनसे वो हर सिचुएशन को अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं। यही मेंटल मॉडल्स असल इंटेलिजेंस है, नॉलेज नहीं, परसेप्शन की आर्किटेक्चर। मेंटल मॉडल का मतलब है सोचने का एक स्ट्रक्चर्ड तरीका, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिससे तुम कॉम्प्लेक्स रियलिटी को सिंपल पैटर्न्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये दुनिया को पढ़ने का एक सीक्रेट मैप है। नॉर्मल माइंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, बट ट्रेन्ड माइंड इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन ही पावर है, क्योंकि वही तुम्हारे डिसीजंस, रिस्पॉन्सेस और स्ट्रैटेजीज को शेप करती है। पहला मेंटल मॉडल है कॉज एंड इफेक्ट, मतलब हर आउटकम के पीछे एक स्ट्रक्चर, एक कारण, एक प्रिडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर तुम पैटर्न और कारण समझ लेते हो तो तुम आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हो। यहीं से स्ट्रेटेजिक माइंड फ्यूचर फोर्सी करना शुरू करता है। लोग कहते हैं उन्होंने अंदाजा लगाया, पर असल में उन्होंने लॉजिक लगाया। दूसरा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर चॉइस के पीछे एक अनसीन कॉस्ट होती है। जब तुम एक ऑप्शन चुनते हो, तुम अनगिनत ऑप्शंस त्याग रहे होते हो। ज्यादातर लोग सिर्फ वो देखते हैं जो वो पा रहे हैं, बट स्ट्रैटेजिक थिंकर वो देखते हैं जो वो खो रहे हैं। यही डिफरेंस एवरेज और एक्सेप्शनल के बीच साइलेंट बाउंड्री बनाता है। तीसरा मॉडल है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, मतलब इमीडिएट रिजल्ट नहीं, उसके बाद आने वाले डीपर कॉन्सिक्वेंसेस देखना। ये मॉडल तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजन से बचाता है। तुम सिर्फ रिजल्ट नहीं सोचते, तुम रिपल इफेक्ट सोचते हो। रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो या पर्सनल चॉइसेस, जो सेकेंड ऑर्डर सोचता है वो खुद को रेयरली रिग्रेट में पाता है। चौथा मॉडल है द परेटो प्रिंसिपल, 80-20 रूल। लाइफ में ज्यादातर आउटकम्स कुछ स्पेसिफिक एफर्ट्स, हैबिट्स या सिचुएशन से आते हैं। स्ट्रेटेजिक माइंड हर चीज में लेवरेज ढूंढता है जहां छोटी मूव बड़ा असर डाल सकती है। इस मॉडल से सोचकर इंसान बिजी नहीं प्रोडक्टिव होता है, रिएक्ट नहीं ऑप्टिमाइज करता है। पांचवा मॉडल है द मैप इज नॉट द टेरिटरी, मतलब तुम्हारी बिलीव्स, परसेप्शंस और इंटरप्रिटेशंस ट्रूथ नहीं है, सिर्फ उसका प्रतिनिधित्व है। ये मॉडल तुम्हें फ्लेक्सिबल बनाता है। तुम रिजिड सर्टेनिटी से बाहर निकलते हो और अडेप्टेबल बनते हो। यही अडेप्टेबिलिटी तुम्हें अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस में भी काम और इफेक्टिव बनाती है। मल्टी मॉडल थिंकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि माइंड नैरो नहीं होता, इट बिकम्स मल्टी डायमेंशनल। तुम सिर्फ एक एंगल से नहीं सोचते, तुम सिचुएशन को डायसेक्ट करते हो, रोटेट करते हो, क्वेश्चन करते हो। यही वो स्किल है जिससे मैनिपुलेटर्स, लीडर्स, नेगोशिएटर्स, इन्वेस्टर्स और साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजिस्ट सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करते हैं। मेंटल मॉडल्स इंस्टॉल करने का प्रोसेस शुरुआत में अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो तुम्हारे पुराने थॉट पैटर्न्स को चैलेंज करता है। लेकिन धीरे धीरे ये फ्रेमवर्क्स डिफॉल्ट बन जाते हैं। तुम नोटिस करोगे कि तुम सिचुएशंस को मैकेनिकली रिएक्ट करके नहीं देख रहे, यू आर स्कैनिंग देम, डिकोडिंग देम, एनालाइजिंग देम। तुम्हारी लैंग्वेज बदल जाती है, तुम बोलते नहीं, ऑब्जर्व करते हो। जब ये माइंड आर्किटेक्चर स्ट्रांग हो जाती है, तब तुम सिर्फ इंटेलिजेंस से ऑपरेट नहीं करते, यू ऑपरेट फ्रॉम क्लैरिटी। और क्लैरिटी हमेशा रॉ इंटेलिजेंस से ज्यादा डेंजरस होती है। अब अगला चैप्टर तुम्हें रियलिटी की इनविजिबल कोड्स पढ़ना सिखाएगा, पैटर्न्स। क्योंकि अगर तुम पैटर्न्स देखना सीख गए तो तुम फ्यूचर को गेस नहीं करोगे,
तुम उसे कैलकुलेट करोगे। चैप्टर 6, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड हिडन स्क्रिप्ट्स। दुनिया रैंडम नहीं है, लोग रैंडम नहीं है, सिचुएशंस रैंडम नहीं होती। हर चीज में स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, रिदम है, एक पैटर्न। लेकिन ज्यादातर लोग ब्लाइंडेड रहते हैं क्योंकि वो सिर्फ सरफेस देखते हैं, डेप्थ नहीं। जो माइंड पैटर्न्स पढ़ना सीख लेता है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, और जो फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है वो किसी भी सिचुएशन में आउटस्मार्ट कर सकता है। पैटर्न रिकॉग्निशन का मतलब ये नहीं कि तुम फ्यूचर को गेस करो। ये एबिलिटी है बिहेवियर, टाइमिंग और ट्रिगर्स में रिपीट होने वाली सिमिलैरिटीज को डिटेक्ट करने की। तुम ऑब्जर्व करते हो कि कैसे लोग एक ही प्रकार की इमोशनल स्क्रिप्ट्स रिपीट करते हैं, कैसे सिस्टम्स प्रिडिक्टेबल साइकिल्स फॉलो करते हैं, और कैसे लाइफ सेम लेसन्स अलग पैकेजिंग में बार बार भेजती है। जब तक तुम सीख नहीं लेते, सबसे पहले कोशिश करनी होती है सरफेस पैटर्न देखने की, वो चीजें जो लगातार रिपीट हो रही है। एग्जाम्पल, तुम्हारे रिलेशनशिप्स में वही एंडिंग, तुम्हारी डिसीजंस में वही मिस्टेक्स, तुम्हारी रिएक्शंस में वही ट्रिगर्स। सरफेस पैटर्न तुम्हारा पहला सिग्नल है कि कहीं तुम्हारे अंदर या सिस्टम में कोई इनविजिबल स्क्रिप्ट रन हो रही है। दूसरा स्तर है डीप पैटर्न, जो सिर्फ बिहेवियर नहीं, बिलीफ सिस्टम एक्सपोज करता है। डीप पैटर्न्स रिवील करते हैं कि तुम क्या टॉलरेट करते हो, कहां कॉम्प्रोमाइज करते हो, कहां कोलैप्स करते हो, और कहां फाइट करते हो। ये अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग होती है जो तुम्हें बार बार वही लेसन्स रिपीट करवाती है। जब तुम समझ जाते हो कि पैटर्न सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी है, तभी ब्रेक थ्रू शुरू होता है। फिर आता है टाइमिंग पैटर्न, कब क्या रिपीट होता है। कई चीजें हमेशा तब होती हैं जब तुम वीक होते हो, जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, जब तुम अटेंशन लूज करते हो, या जब तुम इमोशनली अटैच्ड होते हो। टाइमिंग पैटर्न्स रिवील करते हैं कि सिस्टम कब प्रिडिक्टेबल बन जाता है, और प्रिडिक्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा वीकनेस है। पैटर्न रिकॉग्निशन तुम्हें सिचुएशंस पर एडवांटेज देता है। निगोशिएशन में तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो कौन झूठ बोल रहा है, कौन इनसिक्योर है, कौन डेस्परेट है। सोशल बिहेवियर में तुम डिकोड कर पाते हो कि कौन वैलिडेशन चाहता है, कौन कंट्रोल चाहता है, और किसे बाउंड्रीज चाहिए। फाइनेंशियल या करियर लाइफ में तुम रिकॉग्नाइज कर सकते हो साइकिल्स, ग्रोथ, डिक्लाइन, केओस, रीसेट, और सही टाइम पर डिसीजन लेने लगते हो। पैटर्न सिर्फ आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं होते, तुम्हारे अंदर भी होते हैं। तुम नोटिस करते हो कब तुम सेल्फ डाउट एक्टिवेट करते हो, कब तुम डिफेंसिव बनते हो, कब तुम इंपल्सिव डिसीजन लेते हो, कब तुम इमोशनली ब्लाइंड हो जाते हो। पैटर्न्स तुम्हें रिवील करते हैं कि एनिमी बाहर नहीं, प्रोग्रामिंग के अंदर है। लेकिन पैटर्न रिकॉग्निशन इनकम्प्लीट है बिना रेड फ्लैग्स और सिग्नल समझे। हर सिस्टम स्मॉल साइंस देता है, वार्निंग या अपॉर्चुनिटी। वीक माइंड इन्हें इग्नोर करता है, ट्रेन्ड माइंड इनके मीनिंग समझता है। यही कैपेबिलिटी तुम्हें साइलेंट एडवांटेजेस देती है। लोग समझ भी नहीं पाते कि तुम उनके नेक्स्ट मूव पहले से कैसे जानते हो। और सबसे एडवांस लेयर है मेटा पैटर्न थिंकिंग, जहां तुम पैटर्न्स में भी पैटर्न देखते हो। तुम समझते हो कि कुछ चीजें रिपीट इसलिए नहीं होती क्योंकि दुनिया अनफेयर है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम अनअवेयर हो। जीवन रिपीट करता है नॉट टू पनिश यू बट टू टीच यू। धीरे धीरे तुम्हें क्लैरिटी मिलती है। तुम लोगों को सुनते नहीं, तुम ऑब्जर्व करते हो। तुम कॉन्वर्सेशंस नहीं पढ़ते, तुम हिडन मोटिव्स पढ़ते हो। तुम सिचुएशंस रिएक्ट नहीं करते, तुम सीक्वेंसेस प्रिडिक्ट करते हो। तुम खुद को अब भाग नहीं मानते, यू बिकम द वन हु रीड्स द मैप। जब माइंड पैटर्न रिकॉग्नाइज करने लगता है तो दुनिया कंफ्यूजिंग नहीं लगती, प्रिडिक्टेबल लगने लगती है। और प्रिडिक्टेबिलिटी के मोमेंट में पावर शिफ्ट होती है। वही शिफ्ट एक नॉर्मल माइंड को साइलेंट स्ट्रैटेजिस्ट में बदल देती है। अगला चैप्टर बताएगा उस कोर एलिमेंट के बारे में जो स्ट्रैटेजी को कोलैप्स या एलिवेट करता है, इमोशन। क्योंकि बिना इमोशनल कंट्रोल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी नहीं बनती, वो पैनिक बन जाती है। चैप्टर 7, इमोशनल कंट्रोल एज टैक्टिकल एडवांटेज।
किसी भी सिचुएशन को आउटस्मार्ट करने की सबसे खतरनाक स्किल इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशनल कंट्रोल है। क्योंकि जब इमोशन तुम्हें कंट्रोल करता है तो स्ट्रैटेजी गायब हो जाती है, लॉजिक म्यूट मौत हो जाता है, अवेयरनेस धुंधली हो जाती है, और तुम वही करते हो जो सिचुएशन चाहती है, नॉट जो तुम करना चाहते हो। इमोशन खुद में दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन है इमोशनल हाईजैक। वो स्टेट जहां फीलिंग्स तुम्हारे डिसीजंस को ओवरराइड कर देती है। उस पल में तुम सोच नहीं रहे होते, तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। फाइट, फ्लाइट या फ्रीज मोड तुम्हारा पूरा बिहेवियर उठा लेता है। यही रीजन है कि स्मार्ट लोग भी गलत मोमेंट पर बहुत स्टूपिड डिसीजंस लेते हैं। फियर तुम्हें पीछे हटाता है, एंगर तुम्हें प्रिडिक्टेबल बनाता है, अटैचमेंट तुम्हें ब्लाइंड बनाती है, ईगो तुम्हें डेफ कर देता है, और इनसिक्योरिटी तुम्हें दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंडेंट बना देती है। इमोशनल रिएक्शंस जितने तेज होते हैं उतना माइंड स्लो हो जाता है। ट्रेन्ड माइंड इमोशनल सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करता, वो उन्हें डिकोड करता है। पहला स्टेप इमोशनल अवेयरनेस है। माइंड के अंदर ये सिंपल सेंटेंस डेवलप करना, मैं ये महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं ये फीलिंग नहीं हूं। जैसे ही तुम इमोशन को नाम दे सकते हो, उसका पावर घटने लगता है। साइकोलॉजी में इसे लेबलिंग इफेक्ट कहते हैं। नेमिंग क्रिएट्स डिस्टेंस, डिस्टेंस क्रिएट्स क्लैरिटी, और क्लैरिटी क्रिएट्स कंट्रोल। दूसरा स्टेप है रिस्पॉन्स डिले। तुम तुरंत जवाब नहीं देते, तुरंत डिसीजन नहीं लेते, तुरंत रिएक्ट नहीं करते, तुम पॉज करते हो। दैट पॉज इज अ वेपन, क्योंकि पॉज के अंदर तुम्हें एक चॉइस मिलती है, रिएक्ट द सेम एज बिफोर या चूज अ न्यू पैटर्न। यही जगह ट्रांसफॉर्मेशन की है। तीसरा स्टेप है इमोशनल रिफ्रेमिंग। तुम खुद से सवाल पूछते हो, ये फियर मुझे रोक रहा है या वार्निंग दे रहा है? ये एंगर बाउंड्री है या वुंडेड ईगो? ये सैडनेस लॉस है या लर्निंग? इमोशन को थ्रेट नहीं, इंफॉर्मेशन की तरह ट्रीट करना, यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली डेफिनेशन है। चौथा स्टेप है नर्वस सिस्टम कंट्रोल। बॉडी और माइंड अलग नहीं है। जब सांस तेज होती है, सोच कमजोर होती है। जब ब्रीदिंग स्लो होती है, क्लैरिटी लौट आती है। इसी वजह से ट्रेन्ड माइंड्स युद्ध में, नेगोशिएशंस में, हार्ट ब्रेक में, प्रेशर में डिस्टर्ब नहीं दिखते। वो काम रहते हैं, नॉट बिकॉज दे डोंट फील, बट बिकॉज दे डोंट कोलैप्स। पांचवा स्टेप है इमोशनल वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट करना। अगर तुम जान जाते हो कि तुम किन वर्ड्स से ट्रिगर होते हो, किन लोगों से कोलैप्स होते हो, किन सिचुएशंस में कंट्रोल लूज करते हो, तो ये वीकनेस वीकनेस नहीं रहती, वो वार्निंग सिस्टम बन जाती है। तुम प्रिडिक्टेबल नहीं रहते, यू बिकम अवेयर। और आखिर में आता है सबसे डीप लेयर, इमोशनल डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब इमोशन को हटाना नहीं, इमोशन को अपना मास्टर ना बनने देना। तुम सिचुएशन में हो, बट सिचुएशन तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम फील करते हो, बट तुम ड्राउन नहीं होते। यही साइकोलॉजिकल डिस्टेंस तुम्हें हर जगह एडवांटेज देती है। जो लोग इमोशंस में बह जाते हैं वो हमेशा खेल में लेट होते हैं, लेकिन जो अपने इमोशंस को रेगुलेट कर लेते हैं वो खेल नहीं खेलते, दे रन द बोर्ड। जब भावनाएं कंपास की तरह इस्तेमाल होती है, नॉट एंकर की तरह, तब व्यक्ति सिर्फ प्रेजेंट में नहीं जीता, वो नेक्स्ट मूव कैलकुलेट करता है। और जब माइंड स्ट्रेटेजी सोच रहा हो और हार्ट पैनिक नहीं कर रहा हो, तब इंसान अनस्टॉपेबल बन जाता है। अब अगला चैप्टर उस बैटलफील्ड में ले जाएगा जहां डिसीजंस फायर के बीच ले जाते हैं, प्रेशर के अंदर। क्योंकि बिना हाई प्रेशर डिसीजन मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल सिर्फ अच्छी थ्योरी रह जाती है, वेपन नहीं। चैप्टर 8, डिसीजन मेकिंग अंडर फायर। जब सब कुछ शांत हो, समय हो, भावनाएं स्थिर हो, उस पल सही निर्णय लेना कोई स्किल नहीं है। असली स्किल तब होती है जब दिमाग पर दबाव हो, लोग देख रहे हो, स्टेक्स ऊंचे हो, आउटकम अनसर्टेन हो, और अंदर पैनिक खड़ा हो। वही जगह असली इंसान और ट्रेन्ड माइंड के बीच अंतर दिखाती है। प्रेशर वो जगह है
जहां स्ट्रेटजीज कोलैप्स होती है और इंस्टिंक्ट्स कंट्रोल ले लेती है। लेकिन एक ट्रेन्ड माइंड वहां भी लॉजिक को थ्रोन से उतारने नहीं देता। प्रेशर में डिसीजन मेकिंग कठिन इसलिए नहीं होती कि प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा नर्वस सिस्टम सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है। ब्रेन को लगता है ये थ्रेट है, नॉट अ चॉइस। उसी पल हार्टबीट बढ़ती है, ब्रीदिंग शैलो होती है, विजन नैरो होता है और तुम इंपल्सिवली रिएक्ट करते हो। तुम खुद को तेज सोचते हुए महसूस करते हो, बट तुम सिर्फ तेज पैनिक कर रहे होते हो। यह इल्यूजन डेंजरस है। पहला रूल है सेपरेट अर्जेंसी फ्रॉम प्रेशर। हर अर्जेंट चीज जरूरी नहीं होती और हर जरूरी चीज को अर्जेंसी की जरूरत नहीं होती। जब तुम फोर्स्ड या रश्ड महसूस करते हो तो तुम्हारा माइंड क्लैरिटी खो देता है। यही मोमेंट होता है जहां ट्रेन्ड थिंकर साइलेंटली इंटरनली कहता है पल रोक। ये पॉज 2 सेकेंड्स का हो सकता है, बट यही तुम्हें ऑटो पायलट से बाहर खींचता है। दूसरा प्रिंसिपल है सिनारियो थिंकिंग। सबसे पहले 3 फ्रेम एवेल्युएशन। वुर बेस्ट आउटकम, डी वर्स्ट आउटकम, 3 मोस्ट रियलिस्टिक आउटकम। ये 3 सिनेरियोस अचानक केओस को स्ट्रक्चर में बदल देते हैं। माइंड रिएक्शन मोड से कैलकुलेशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। अब सिचुएशन अचानक भारी नहीं लगती, प्रिडिक्टेबल लगती है। तीसरा स्टेप है 10 ईयर रूल। अपने आप से पूछो 10 साल बाद यह फैसला कितना मैटर करेगा। 90% डिसीजंस इसी सवाल में न्यूट्रल हो जाते हैं। प्रेशर इवेपोरेट हो जाता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम डिसीजन नहीं, फियर हैंडल कर रहे थे। चौथा स्ट्रैटेजी टूल है डिसीजन हायरार्की। हर डिसीजन एक लेवल का होता है, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल डिसीजंस फास्ट लिए जा सकते हैं, इरिवर्सिबल डिसीजंस स्लो और कैलकुलेटेड होने चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि लोग दोनों को उल्टा ट्रीट करते हैं, छोटी चीजों में ओवर थिंकिंग और बड़े डिसीजंस में इंपल्सिव एक्शन। पांचवा वेपन है लॉजिक ओवरराइड टेक्निक। जब भावनाएं लाउड हो तो छोटे सवाल आस्क करो। एविडेंस क्या है, असम्पशन क्या है, किसका इन्फ्लुएंस मेरे चॉइस में बोल रहा है, फियर, ईगो या रैशनल माइंड। यह छोटा क्वेश्चनिंग पैटर्न पैनिक को साइलेंस कर देता है। छठा लेयर है रूल्स बेस्ड डिसीजन मेकिंग। ग्रेट थिंकर्स डिसीजंस इमोशन से नहीं, प्रिंसिपल से लेते हैं। मतलब कुछ रूल्स पहले से तय होते हैं, कब हाँ, कब अना, कब वॉक अवे और कब वेट। ये रूल्स तुम्हें डिफेंसलेस नहीं, फियरलेस बनाते हैं, क्योंकि तुम रिएक्टिव नहीं, प्री आर्म्ड होते हो। और आखिरी सबसे पावरफुल टूल है डिलिबरेट डिटैचमेंट। जब तुम इमोशनली इन्वेस्टेड डिसीजन लेते हो, तुम आउटकम नहीं डिसाइड करते, तुम इमोशन डिफेंड करते हो। उससे बाहर निकलने के लिए तुम इंटरनल सेंटेंस बोलते हो, इवन इफ आई लूज दिस आई डोंट लूज माई सेल्फ। इंस्टेंटली स्टेक्स श्रिंक, ईगो कलैप्स नहीं करता, माइंड अगेन टैक्टिकल जोन में आता है। और जब तुम अपने अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करते हो कि प्रेशर अब एनिमी नहीं, वेपन बन रहा है, तो तुम समझ जाते हो कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ सोचने की स्किल नहीं है, यह इनर स्टेट है। काम माइंड, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग और इमोशनल न्यूट्रलिटी मिलकर एक ऐसी क्लैरिटी पैदा करते हैं जहां सही मूव खुद रिवील हो जाता है। प्रेशर में डिसीजन लेना एक आर्ट है और इस आर्ट में एक्सपर्ट वही बनता है जो केओस में भी इंटरनली स्टिल रह सकता है। अब अगला चैप्टर उस डीपेस्ट लेयर पर ले जाएगा जहां तुम सिर्फ खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी पढ़ सकते हो, पीपल डिकोडिंग। क्योंकि किसी भी सिचुएशन को आउटस्मार्ट करने के लिए सिर्फ लॉजिक नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी की पढ़ाई जरूरी है। चैप्टर 9 रीडिंग पीपल एंड सोशल डायनामिक्स। दुनिया में हर व्यक्ति एक चलती फिरती कहानी है। उसकी इनसिक्योरिटी, इच्छाएं, डर, एम्बिशंस और पैटर्न्स उसे इनविजिबली ड्राइव कर रहे होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग वर्ड्स पर विश्वास करते हैं, जबकि ट्रूथ बिहेवियर, टोन, हेजिटेशन, आई कांटेक्ट और साइलेंस में छुपा होता है। जो इंसान लोगों को पढ़ना सीख लेता है, वो सिर्फ बातचीत नहीं करता, वो इनविजिबल लेयर में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है।
और इंफॉर्मेशन हमेशा पावर होती है। रीडिंग पीपल का पहला रूल है ऑब्जर्व, डोंट इंटरप्रेट। ज्यादातर लोग दूसरों को समझने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ अपने असम्पशंस उन पर इम्पोज करते हैं। तुम्हें पहले बिहेवियर कलेक्ट करना है, उसका मीनिंग बाद में डिकोड करना है। माइंडफुलनेस यहां वेपन है। तुम देखने में स्लो लेकिन समझने में फास्ट हो जाते हो। दूसरी चीज है माइक्रो ट्रिगर्स और माइक्रो सिग्नल्स। किसी व्यक्ति के चेहरे पर एक सेकंड के लिए आने वाला एक्सप्रेशन डिस्गस्ट, सरप्राइज, फियर, कंटेम्प्ट ट्रूथ रिवील करता है। वर्ड्स सोशली फिल्टर्ड होते हैं, बट माइक्रो एक्सप्रेशंस बायोलॉजिकल होते हैं। वो स्क्रिप्टेड नहीं, रॉ होते हैं। तीसरा प्रिंसिपल है इमोशनल बेसलाइन डिटेक्ट करना। हर व्यक्ति की एक नेचुरल इमोशनल स्टेट होती है, काम, नर्वस, डोमिनेंट, अवॉइडेंट, अप्रूवल सीकिंग या गार्डेड। जब बेसलाइन समझ में आ जाता है तो डेविएशन सिग्नल बन जाता है। यदि कोई नॉर्मली कॉन्फिडेंट व्यक्ति अचानक क्वाइट हो जाए, वहां प्रेशर या इनसिक्योरिटी एक्टिव है। यदि कोई नॉर्मली क्वाइट व्यक्ति सडन एग्रेसिव हो जाए, वहां बाउंड्री या ईगो हिट हुआ है। चौथा लेयर है मोटिव्स और नीड्स पढ़ना। हर बिहेवियर के पीछे एक साइकोलॉजिकल ड्राइवर होता है। कुछ लोग वैलिडेशन चाहते हैं, कुछ अटेंशन की भूख रखते हैं, कुछ कंट्रोल चाहते हैं, कुछ सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, कुछ जीतना चाहते हैं, चाहे खेल कुछ भी हो। जब मोटिव समझ में आ जाता है तो व्यक्ति प्रिडिक्टेबल हो जाता है। पांचवा रूल है लिसन टू कॉन्ट्रडिक्शंस नॉट कॉन्फर्मेशंस। यदि वर्ड्स कहते हैं मैं ठीक हूं लेकिन बॉडी स्टिफ है, ट्रूथ बॉडी में है। अगर टोन जेंटल है बट आइज कोल्ड है, ट्रूथ आइज में है। अगर पर्सन एग्री कर रहा है बट फीट एग्जिट डायरेक्शन में है, माइंड ऑलरेडी डिसएंगेज्ड है। लोग हमेशा कम्युनिकेट करते हैं, इवन साइलेंस में भी। छठा लेयर है पावर डायनेमिक्स समझना। किस इंटरैक्शन में कंट्रोल किसके पास है, कौन कंफर्ट में है और कौन एडजस्ट कर रहा है, कौन सवाल पूछ रहा है और कौन जवाब देने पर मजबूर है, कौन दूसरों की बात अब्सॉर्ब कर रहा है और कौन कॉन्वर्सेशन स्टीयर कर रहा है। पावर डायरेक्ट नहीं होती, सटल होती है। सातवां स्टेप है बाउंड्रीज और टॉलरेंस लेवल पढ़ना। कौन कितनी डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करता है, कौन किस इमोशनल लैंग्वेज से ट्रिगर होता है। किसी की लिमिट्स अगर तुम डिटेक्ट कर लेते हो तो तुम उसके डिफेंस सिस्टम को डिकोड कर लेते हो। आठवां सबसे एडवांस प्रिंसिपल, पीपल रिपीट देमसेल्व्स। कोई कितना भी एक्ट करे, पैटर्न बिट्रे कर देता है। पास्ट बिहेवियर फ्यूचर का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर है। जो व्यक्ति चीजों को अवॉइड करता है वो फ्यूचर में भी अवॉइड करेगा। जो कंट्रोल चाहता है वो हर जगह कंट्रोल लेगा। जो वैलिडेशन में ऑपरेट करता है वो हमेशा अप्रूवल चेस करेगा। रीडिंग पीपल तुम्हें जजमेंटल नहीं बनाता, इट मेक्स यू अवेयर। तुम इमोशनली ब्लाइंड नहीं रहते, तुम इमोशनल फूल नहीं, इमोशनल स्ट्रेटेजिस्ट बनते हो। तुम रिएक्ट नहीं करते, यू पोजिशन योरसेल्फ। और जैसे जैसे तुम ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हो, तुम नोटिस करोगे लोगों के इंटेंशंस तुम्हें पहले ही दिख जाते हैं। उनकी वीकनेस ऑब्वियस लगने लगती है और उनकी मैनिपुलेशन प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तब तुम बातचीत में नहीं होते, यू वॉच द गेम फ्रॉम अबव। जो व्यक्ति दूसरों को पढ़ सकता है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, और जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वो एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकता है। अब अगला चैप्टर इन्फ्लुएंस की उसी कला पर जाएगा, बट डार्क क्लैरिटी के साथ। क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, कभी कभी तुम्हें डायरेक्शन भी देनी होती है। चैप्टर 10, इन्फ्लुएंस विदाउट बेगिंग। दूसरों पर प्रभाव डालना कमजोरी नहीं है, ये मन का हथियार है। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं होती, ओपिनियन थोपने से नहीं होती, और ज्यादा बोलने से भी नहीं होती। असली इन्फ्लुएंस तब होती है जब सामने वाला खुद को डिसीजन का ऑथर समझे, लेकिन डायरेक्शन तुम्हारी इच्छा के हिसाब से चले। इन्फ्लुएंस का खेल बाहर नहीं खेला जाता, ये सटल साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर के अंदर ऑपरेट करता है। लोग तर्कों से नहीं, भावनाओं से कन्विंस होते हैं और बाद में खुद को लॉजिकल समझाने के लिए रीजंस क्रिएट करते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंस की शुरुआत वर्ड्स से नहीं, इमोशनल कैलिब्रेशन से होती है। तुम पहले लोगों को सेफ फील कराते हो,
क्योंकि कोई भी माइंड तब ओपन होता है जब उसे थ्रेट महसूस नहीं होता। काम प्रेजेंस इन्फ्लुएंस का पहला इनविजिबल सिग्नल है। लोग लाउड व्यक्ति नहीं, स्टेबल व्यक्ति का अनुसरण करते हैं। इन्फ्लुएंस की अगली लेयर है फ्रेमिंग। वही जानकारी अगर अलग फ्रेम में रखी जाए तो मीनिंग बदल जाता है। तुम्हें यह करना चाहिए, रेजिस्टेंस पैदा करती है। लेकिन अगर तुम ये करो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, परमिशन बन जाती है। मानव मन ऑर्डर से दूर भागता है, बट ऑप्शंस को नेचुरली प्रायोरिटी देता है। जब तुम किसी को दो चॉइसेस देते हो, वो अक्सर तीसरा ऑप्शन नो भूल जाता है। पावरफुल इन्फ्लुएंस हमेशा रिसिप्रोसिटी से शुरू होती है। जब तुम वैल्यू देते हो, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी, सपोर्ट, टाइम या नॉलेज, तो सामने वाला सबकॉन्शियस लेवल पर ऑब्लिगेटेड महसूस करता है। ये ऑब्लिगेशन विजिबल नहीं होती, लेकिन माइंड इसे बैलेंस करने की कोशिश करता है। इसी जगह इन्फ्लुएंस बिना पुश के मूव करता है। लेकिन इन्फ्लुएंस सिर्फ गिविंग नहीं है, बाउंड्रीज भी है। वीक बाउंड्रीज इन्फ्लुएंस नहीं होती, डिपेंडेंसी बनाती है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज साइलेंट अथॉरिटी क्रिएट करती है। तुम जब कामली नो कह सकते हो, तो सामने वाला तुम्हारी प्रेजेंस फील करता है। इन्फ्लुएंस लाउड नहीं होती, लेकिन अनमिस्टेकेबल होती है। सोशल प्रूफ एक और इनविजिबल साइकोलॉजिकल टूल है। लोग उस बिहेवियर को नेचुरली फॉलो करते हैं जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड लगता है। जब कोई डिसीजन आप अकेले नहीं सोच रहे, ये नॉर्मल है कि फ्रेम में आता है, तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाती है। माइंड सर्टेनिटी और बिलोंगिंग दोनों चाहता है, और इन्फ्लुएंस उन्हें बैलेंस में प्रोवाइड करती है। अथॉरिटी इफेक्ट सटल है। तुम्हें खुद को सुपीरियर दिखाने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें बस सर्टेनिटी के साथ बोलना होता है। हेजिटेशन इन्फ्लुएंस को डिसिपेट करती है, क्लैरिटी इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई। जब तुम्हारा टोन स्टेडी हो जाता है और तुम्हारा इंटेंशन क्लियर होता है, लोग नेचुरली फॉलो करने में लेस रेजिस्टेंस शो करते हैं। स्केर्सिटी भी एक की साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म है। जब तुम किसी चीज को अनलिमिटेड दिखाते हो, उसकी वैल्यू गिर जाती है। लेकिन जब तुम सटली सिग्नल करते हो कि टाइम, एक्सेस, अटेंशन या अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है, माइंड उसे प्रायोरिटाइज कर देता है। स्केर्सिटी प्रेशर नहीं क्रिएट करती, अर्जेंसी क्रिएट करती है, और अर्जेंसी डिसीजन एक्सेलरेट करता है। इन्फ्लुएंस का अंतिम और शायद सबसे एडवांस पार्ट है डिटैचमेंट। जब तुम आउटकम से इमोशनली अटैच नहीं होते, तुम अपनी साइकोलॉजिकल ग्रेविटी बढ़ाते हो। लोग उन लोगों का पीछा करते हैं जिन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती। डिटैचमेंट सिग्नल देता है कि तुम्हारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, ऑप्शंस है, और इमोशनल स्टेबिलिटी है। इन्फ्लुएंस तब स्ट्रॉन्गेस्ट होती है जब तुम चाह सकते हो बट नीड नहीं करते। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि इन्फ्लुएंस कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन है। ये पुश नहीं, पुल है। ये मैनिपुलेशन नहीं, मास्टरी है। तुम सिचुएशन को शेप करते हो, लाउड नहीं होकर, अवेयर होकर। तुम लोगों को चेंज नहीं करते, तुम उनकी थिंकिंग शिफ्ट करते हो। और जब इन्फ्लुएंस एफर्टलेस होने लगती है, तो तुम्हें समझ आता है पावरफुल माइंड्स ऑर्डर नहीं देते, वो कंडीशंस क्रिएट करते हैं जहां दूसरों के एक्शंस उनके फेवर में नेचुरली अनफोल्ड होते हैं। अब अगला चैप्टर तुम्हें इंडिविजुअल इंटरेक्शन से उठाकर सिस्टम्स की दुनिया में ले जाएगा, जहां तुम सिर्फ लोगों को नहीं, पूरे मैकेनिज्म को पढ़ते और मैनिपुलेट करते हो। चैप्टर 11, सिस्टम्स थिंकिंग एंड लेवरेज पॉइंट्स। जिंदगी सिर्फ लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये सिस्टम्स के बीच की इनविजिबल लड़ाई है। हर सिचुएशन, हर डिसीजन, हर आउटकम किसी सिस्टम का नतीजा होता है। रूल्स, इंसेंटिव्स, पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और अनसीन ट्रिगर्स से बना हुआ सिस्टम। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ सरफेस इवेंट्स पर रिएक्ट करते हैं, जबकि ट्रेन्ड स्ट्रेटेजिक माइंड सिस्टम को पढ़ता है। क्योंकि जो सिस्टम को समझ लेता है, वो एक एक व्यक्ति को समझने की जरूरत नहीं रखता। सिस्टम्स थिंकिंग का पहला ट्रूथ ये है, तुम्हारे लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो बैड लक नहीं, सिस्टम डिजाइन है। अगर तुम बार बार गलत लोगों से जुड़ते हो, गलत डिसीजंस लेते हो, सेम फेलियर्स रिपीट करते हो, तो वह कैरेक्टर फ्लॉ नहीं, सिस्टम फ्लॉ है।
बिहेवियर कभी आइसोलेटेड नहीं होता, वो हमेशा किसी डीप स्ट्रक्चर से जनरेट होता है। सिस्टम्स की अपनी आइडेंटिटी होती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप, फैमिली, वर्कप्लेस या सोशल एनवायरनमेंट में बिहेवियर आकर्षित नहीं होता, प्रोड्यूस होता है। अगर सिस्टम इनसिक्योरिटी रिवॉर्ड करता है तो लोग फेक कॉन्फिडेंस अडॉप्ट करते हैं। अगर सिस्टम स्पीड रिवॉर्ड करता है तो लोग मिस्टेक्स इग्नोर करते हैं। अगर सिस्टम साइलेंस रिवॉर्ड करता है तो ट्रूथ डिसअपियर हो जाता है। सिस्टम आउटकम को डिफाइन करता है, नॉट द इंडिविजुअल्स इनसाइड इट। सिस्टम समझने का पहला प्रिंसिपल है, इवेंट कभी रूट नहीं होता, स्ट्रक्चर रूट होता है। जो लोग सिर्फ इवेंट पर रिएक्ट करते हैं वो पैदल सैनिक हैं। जो स्ट्रक्चर समझते हैं वो हमेशा एक चाल आगे होते हैं। यही डिफरेंस है सिम्टम ट्रीटमेंट और प्रॉब्लम एलिमिनेशन में। दूसरा प्रिंसिपल है फीडबैक लूप्स। कुछ पैटर्न स्ट्रेंथन होते हैं, ये रीइंफोर्सिंग लूप्स हैं, जैसे सक्सेस, कॉन्फिडेंस, बेटर एक्शन, मोर सक्सेस। कुछ लूप्स स्टेबलाइज करते हैं बैलेंसिंग लूप्स, जैसे रिस्क, फियर, कॉशन, सेफ्टी। जब तुम फीडबैक लूप पढ़ना सीख लेते हो तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर ये कंटिन्यू हुआ तो क्या एस्केलेट होगा और क्या ब्रेक होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट है लेवरेज पॉइंट सिस्टम के वो टाइनी स्पॉट्स जहां स्मॉल मूव डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट क्रिएट करता है। यही जगह स्ट्रेटेजिक माइंड ऑपरेट करता है। हर सिस्टम में कुछ ऐसी जगह होती है जहां एक स्मॉल शिफ्ट से पूरा स्ट्रक्चर मूव हो जाता है। रूल्स, इंसेंटिव्स, बाउंड्रीज, टाइमिंग, लैंग्वेज और पोजिशनिंग। स्मार्ट आदमी फोर्स यूज करता है, स्ट्रैटेजिस्ट लेवरेज। लेवरेज की असली पहचान यह है कि तुम ये पहचान लो कहां पुश करना है, कब पुश करना है और कितना पुश करना है। सिस्टम्स थिंकिंग तुम्हें रिएक्ट करने के बजाय रीडिजाइन करना सिखाता है। अब तुम कंप्लेन नहीं करते, तुम वेरिएबल्स एडजस्ट करते हो। तुम आर्ग्यू नहीं करते, तुम इंसेंटिव्स शिफ्ट करते हो। तुम फाइट नहीं करते, तुम स्ट्रक्चर बदल देते हो। स्ट्रक्चर बदलते ही बिहेवियर अपने आप बदल जाता है, बिना कॉन्फ्लिक्ट, बिना रेजिस्टेंस, बिना एक्सप्लेनेशन। और सिस्टम्स का सबसे डीप लेयर है पैराडाइम। पैराडाइम वो बिलीफ है जिस पर सिस्टम बिल्ट होता है। जब पैराडाइम शिफ्ट होता है सिस्टम सेल्फ रीराइट करता है। लोग अक्सर स्ट्रैटेजी बदलते हैं जबकि असली गेम पैराडाइम बदलने में है। पैराडाइम दुनिया की सबसे साइलेंट और सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन है। ये रूल्स नहीं बदलती, ये रियलिटी रीडिफाइन कर देती है। सिस्टम्स थिंकिंग तुम्हें इमोशनल लड़ाइयों में वेस्ट होने से बचाती है। अब तुम समझते हो कि हर कॉन्फ्लिक्ट पर्सनल नहीं सिस्टमिक है, हर रेपिटेशन फ्लॉ नहीं पैटर्न है, हर सिचुएशन रैंडम नहीं प्रिडिक्टेबल है। और जब प्रिडिक्टेबिलिटी हैंड में होती है तो आउटकम्स एक्सीडेंटल नहीं कंट्रोल्ड हो जाते हैं। आखिरकार तुम एक सटल शिफ्ट महसूस करते हो। अब तुम लोगों से नहीं लड़ रहे, पैटर्न से लड़ रहे हो। अब तुम सिचुएशन से नहीं डर रहे, सिस्टम रीड कर रहे हो। अब तुम सर्वाइवल नहीं कर रहे, यूर इंजीनियरिंग। और इसी क्लैरिटी के बाद माइंड अगले लेवल पर एंटर करता है, वो जोन जहां मल्टीपल स्ट्रेटजीज कंबाइन होकर तुम्हें साइलेंट बट अनस्टॉपेबल बना देती है। यही अगला चैप्टर खोलेगा, स्ट्रेटजी स्टैकिंग, जहां तुम एक चाल नहीं लेयर्स में सोचते हो और जीत इवेंचुअली ऑटोमेटिक हो जाती है। चैप्टर 12, स्ट्रेटजी स्टैकिंग, मल्टीलेयर थिंकिंग। ज्यादातर लोग एक मूव सोचते हैं और उसी पर पूरा भरोसा रख लेते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि दुनिया लिनियर चलेगी, प्रिडिक्टेबल तरीके से बिहेव करेगी और उनकी प्लानिंग बिना रेजिस्टेंस के रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। पर असल खेल वैसा नहीं चलता। रियलिटी चेस है, चेकर्स नहीं। यहां हर मूव नए रिएक्शंस जनरेट करती है, नए पॉसिबिलिटीज खोलती है और कभी-कभी पूरे बोर्ड का मीनिंग बदल देती है। इसी जगह स्ट्रेटेजी स्टैकिंग का असली महत्व शुरू होता है। स्ट्रेटेजी स्टैकिंग का मतलब है एक ही समय में कई लेयर्स पर सोचना, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल, मिड टर्म पोजिशनिंग और लॉन्ग टर्म डोमिनेंस। तुम सिर्फ इमीडिएट बेनिफिट नहीं देखते, तुम इवैल्यूएट करते हो कि इस मूव का अगले मूव्स पर क्या असर होगा।
यही सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर थिंकिंग है। हर डिसीजन सिर्फ रिजल्ट नहीं लाता, इट क्रिएट्स अ चेन रिएक्शन। ऑर्डिनरी माइंड उस फर्स्ट आउटकम पर स्टक रहता है, स्ट्रेटेजिक माइंड उस चेन को एंटिसिपेट करता है। मल्टी लेयर थिंकिंग का पहला रूल है, प्लान फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नॉट द नेक्स्ट मोमेंट। शॉर्ट टर्म में कभी कभी लूज करना पड़ता है, बट वो लॉस एक कंट्रोल्ड सैक्रिफाइस होता है। चेस में पॉन कभी कभी इंटेंशनली दिया जाता है, बट उस एक्सचेंज का हिडन पर्पस फ्यूचर में पोजीशन सिक्योर करना होता है। इमोशनली इमेच्योर माइंड इमीडिएट लॉस को ह्यूमिलिएशन समझता है, स्ट्रेटेजिक माइंड उसे इन्वेस्टमेंट समझता है। दूसरी लेयर है रिडंडेंसी और कॉन्टिजेंसी। हर स्ट्रेटेजी का बैकअप होता है, एंड बैकअप का भी बैकअप। तुम आउटकम के साथ अटैच्ड नहीं होते, तुम अडेप्टेबल होते हो। अगर फर्स्ट अप्रोच फेल होती है, तुम पैनिक नहीं करते, यू पिवट। यही फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें केओस में भी स्टेबल रखती है। स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस को एम्पलीफाई करती है और पैनिक उसे डिस्ट्रॉय। तीसरा प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी इवैल्यूएशन। हर मूव गारंटीड सक्सेस नहीं देती, बट हर मूव की सक्सेस प्रोबेबिलिटी अलग होती है। स्ट्रेटेजिक माइंड हमेशा पूछता है, क्या यह हाई प्रोबेबिलिटी मूव है? क्या यह हाई इंपैक्ट मूव है? क्या यह हाई कॉस्ट मूव ऐसे है? और सबसे क्रिटिकल, क्या यह मूव रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल मूव्स फास्ट होते हैं, इरिवर्सिबल मूव्स स्लो, प्लान्ड और इमोशन फ्री। चौथा लेयर है पोजिशनिंग। तुम हर सिचुएशन में खुद को ऐसी जगह रखते हो जहां मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मिले। स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग का मतलब लाउड होना नहीं, विजिबल होना भी नहीं। इसका मतलब होता है राइट प्लेस, राइट मोमेंट, राइट लेवरेज। प्रेजेंस तब इफेक्टिव होती है जब टाइमिंग अलाइंड हो, और टाइमिंग तब परफेक्ट होती है जब परसेप्शन शार्प हो। पांचवा कंपोनेंट है हिडन गेम अवेयरनेस। हर कॉन्वर्सेशन में एक स्पोकन लेयर होती है और एक साइलेंट लेयर, जहां ईगो, इनसिक्योरिटी, डोमिनेंस, एडमिरेशन या फियर ऑपरेट करते हैं। मल्टीलेयर थिंकर दोनों खेल पैरेलल पढ़ता है। वर्ड्स सरफेस पर होते हैं, बट इंटेंशन डेप्थ में। तुम रिस्पॉन्ड वर्ड्स को नहीं, इंटेंशन को करते हो, और इससे पूरा नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। छठा हिस्सा है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, ऑब्जर्व करते हुए सही मोमेंट का इंतजार करना है। वीक माइंड्स अर्जेंसी में डिसीजंस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंड्स टाइमिंग में। जब तुम सही मोमेंट पर मूव करते हो, रेजिस्टेंस डिसअपियर हो जाती है और वही मूव एफर्टलेस लगने लगता है। आखिरी और सबसे एडवांस्ड एलिमेंट है साइलेंट प्रेशर। स्ट्रेटेजी स्टैकिंग में अक्सर तुम्हें कुछ नहीं करना भी एक टैक्टिकल एक्शन होता है। साइलेंस से अनकंफर्टेबल लोग खुद रिवील होते हैं, डिले से इम्पेशेंट लोग मिस्टेक्स करते हैं, इमोशनल डिस्टेंस से इनसिक्योर माइंड्स देमसेल्व्स कोलैप्स करते हैं। स्ट्रेटेजिक माइंड जानता है, हर लड़ाई वर्ड्स और एक्शन से नहीं जीती जाती, कुछ बस स्टेबिलिटी और ऑब्जर्वेशन से जीत ली जाती है। धीरे धीरे तुम खुद को एक नई मानसिक अवस्था में पाते हो। तुम सिर्फ डिसीजंस नहीं ले रहे, यू आर ऑर्केस्ट्रेटिंग आउटकम्स। तुम सिर्फ मूव्स नहीं कर रहे, यू आर शेपिंग बिहेवियर, टाइमिंग और डायनेमिक्स। तुम सिर्फ खेल में हिस्सा नहीं ले रहे, यू आर डिजाइनिंग द पाथ दैट अदर्स अननोइंगली फॉलो। स्ट्रेटेजी स्टैकिंग तुम्हें अनस्टॉपेबल नहीं बनाती, वो तुम्हें अनरीडेबल बनाती है। और अनरीडेबल व्यक्ति हमेशा गेम में सबसे अनप्रिडिक्टेबल, सबसे डेंजरस और सबसे पावरफुल होता है। अब आखिरी चैप्टर तुम्हें इस पूरी मेंटल एवोल्यूशन को एक रूटीन में कन्वर्ट करने की स्किल देगा, ताकि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट न रहे, बल्कि तुम्हारा परमानेंट ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। चैप्टर 13, ट्रेनिंग द टैक्टिकल ब्रेन। अब तक तुमने माइंड को जागरूक किया, पैटर्न समझे, बायसेस पकड़े, स्ट्रेटेजी सीखी और कंट्रोल डेवलप किया। लेकिन नॉलेज कभी पावर नहीं होती, अप्लाइड नॉलेज पावर होती है। ये चैप्टर उस ट्रांजिशन पर है जहां इंटेलिजेंस हैबिट बनती है और हैबिट इवेंचुअली आइडेंटिटी। टैक्टिकल ब्रेन जन्म से नहीं आता, इट इज ट्रेन्ड, रिफाइंड और शार्पेंड लाइक अ ब्लेड। ट्रेनिंग का पहला रूल है,
अवेयरनेस जर्नलिंग, ये डायरी नहीं, ये मिरर है। हर दिन 3 सिचुएशंस नोट करो, जहां तुमने रिएक्ट किया, जहां तुमने ऑब्जर्व किया और जहां तुमने इंटेंशनली चूज किया। इस ऑब्जर्वेशन से तुम पैटर्न्स देखोगे और जब पैटर्न्स दिखने लगते हैं, कंट्रोल शुरू हो जाता है। माइंड धीरे धीरे ऑटो पायलट से बाहर निकलता है। दूसरा मेथड है सिचुएशन रिप्ले। दिन में सबसे चैलेंजिंग कॉन्वर्सेशन या मोमेंट को मेंटली रिवाइंड करो। अब इमेजिन करो, अगर तुम काम होते, अगर तुम अवेयर होते, अगर तुम्हें बायसेस और हिडन मोटिव्स याद होते, तुम क्या अलग करते? ये मेंटल सिमुलेशन न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन करती है। ब्रेन प्रैक्टिस और रियलिटी में फर्क नहीं करता, दोनों ग्रोथ है। तीसरी प्रैक्टिस है माइक्रो पॉजेस। दिन भर में छोटे ट्रिगर मोमेंट्स आते हैं। मैसेज टोन, साइलेंस, चैलेंज, डिसरिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी। वहां 2 सेकंड पॉज इंसर्ट करो। ये पॉज साधारण नहीं, ये तुम्हारे और इम्पल्स के बीच एक इनविजिबल फायरवॉल है। यही टैक्टिकल माइंड जन्म लेता है। चौथा टूल है कॉग्निटिव ड्रिल्स। खुद से कठिन सवाल पूछने की आदत डालो। अगर मेरा अजम्पशन गलत हुआ तो दूसरे एंगल से ये कैसा दिखता है? लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये ड्रिल्स थिंकिंग को लिनियर से मल्टी लेयर्ड बना देती है। क्वेश्चन माइंडसेट शार्प बनाते हैं, आंसर्स नहीं। पांचवा अभ्यास है अनसर्टेनिटी टॉलरेंस। अनसर्टेनिटी एनिमी नहीं, ट्रेनिंग ग्राउंड है। हर वो मोमेंट जहां आउटकम अनक्लियर हो, माइंड अनप्रिडिक्टेबल हो, इमोशन एक्टिव हो, दैट्स दी अरीना। वहीं तुम लर्न करते हो रिस्क कैपेसिटी, पेशेंस, रिस्ट्रेंट, टाइमिंग और डिटैचमेंट। टैक्टिकल माइंड क्लैरिटी में नहीं कियोस में बनता है। छठा एलिमेंट है मेंटल डिटैचमेंट ट्रेनिंग। कुछ चीजों को तुरंत फिक्स करने की कोशिश मत करो, ऑब्जर्व करो। कभी कभी बेस्ट मूव नॉन एक्शन है। नॉन रिएक्शन से तुम इमोशनल ग्रेविटी बिल्ड करते हो, एंड ग्रेविटी हमेशा कंट्रोल अट्रैक्ट करती है। डिटैचमेंट से माइंड रिएक्शन से रिस्पॉन्स में शिफ्ट होता है। सातवां अभ्यास है माइंड एक्सपोजर। ऐसे लोग, किताबें और एक्सपीरियंसेस कंज्यूम करना जो तुम्हारे बिलीफ्स को चैलेंज करे। कंफर्ट जोन में इंटेलिजेंस स्टैग्नेट हो जाती है। डिस्कंफर्ट ही ग्रोथ का प्रूफ है। आठवां स्टेप है कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। माइंड ट्रांसफॉर्मेशन कोई ड्रामेटिक ओवरनाइट चेंज नहीं होती, ये स्मॉल रेपिटेशंस का स्लो बर्न है। हर पॉज, हर ऑब्जर्वेशन, हर कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स न्यूरल रीवायरिंग कर रही है। स्लो चेंजेस सबसे परमानेंट होते हैं क्योंकि वो आइडेंटिटी की जड़ में उतरते हैं। और आखिर में टैक्टिकल ब्रेन की सबसे फाइनल ट्रेनिंग है आइडेंटिटी शिफ्ट। तुम खुद से साइलेंटली कहना शुरू करो, मैं रिएक्ट करने वाला इंसान नहीं, मैं कैलकुलेट करने वाला इंसान हूं। माइंड आइडेंटिटी को फॉलो करता है। जब तुम खुद को स्ट्रैटेजिस्ट की तरह ट्रीट करते हो, माइंड वैसा ऑपरेट करने लगता है। तुम एक्सीडेंटल पर्सन नहीं, इंटेंशनल पर्सन बन जाते हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, पहले तुम थॉट्स के भीतर थे, अब तुम थॉट्स के ऊपर हो। पहले सिचुएशन तुम्हें मूव करती थी, अब तुम सिचुएशन को मूव करते हो। पहले लाइफ तुम्हें टेस्ट करती थी, अब तुम लाइफ को रीड करते हो। और इसी मोमेंट में टैक्टिकल थिंकिंग स्किल नहीं रहती, वो इंस्टिंक्ट बन जाती है। अब तुम सिर्फ दुनिया में रह नहीं रहे, यू आर क्वाइटली शेपिंग योर पोजिशन, प्रिडिक्टिंग आउटकम्स, guiding interactions और silently outsmarting everything that once overwhelmed you. यही फाइनल इवोल्यूशन है। A mind disciplined enough to see clearly, calm enough to respond intelligently, and sharp enough to win without noise. Chapter 14. The Long Game. Unbreakable Mindset. जब तुम इस जर्नी की शुरुआत में थे, तुम सिचुएशन से लड़ रहे थे। फिर तुमने पैटर्न समझे, इमोशंस पे कंट्रोल लिया, स्ट्रेटेजी सीखी, और अब तुम उस स्टेज पर हो जहां गेम बाहर नहीं, अंदर चलता है। इसी स्टेज को कहते हैं लॉन्ग गेम माइंडसेट। यहां डिसीजंस रिएक्शन से नहीं, विजन से आते हैं। यहां जीत लाउड नहीं, इनएविटेबल होती है। और यहां पावर टेम्पररी नहीं, परमानेंट बनती है। लॉन्ग गेम खेलने वाला माइंड अर्जेंसी से नहीं चलता, क्लैरिटी से चलता है। वो दूसरों की स्पीड नहीं कॉपी करता, वो अपनी डायरेक्शन फॉलो करता है। शॉर्ट टर्म विंस ईगो फीड करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आइडेंटिटी बिल्ड करती है।
और जब आइडेंटिटी सॉलिड हो जाती है, तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम आउटकम के स्लेव नहीं, आउटकम के आर्किटेक्ट बन जाते हो। इस माइंडसेट की पहली लेयर है स्ट्रेटेजिक पेशेंस। पेशेंस का मतलब वेट करना, नहीं सही समय आने तक कंट्रोल्ड पोजीशनिंग बनाए रखना है। जब बाकी लोग जल्दी साबित करना चाहते हैं, लॉन्ग गेम थिंकर क्वाइटली फाउंडेशन बिल्ड करता है। वो जानता है कि वो कब मूव करेगा, एंड जब करेगा तब एनर्जी, टाइमिंग और लेवरेज सब उसके पक्ष में होंगे। दूसरी लेयर है इमोशनल न्यूट्रलिटी। जीत पर घमंड नहीं, हार पर पैनिक नहीं, साइलेंस में क्लैरिटी। तुम अब रिएक्शन से ऑपरेटेड नहीं होते। तुम्हारी भावनाएं टूल्स हैं, नॉट मास्टर्स। इसी कामनेस में तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रेजेंस भारी हो जाती है। लोग तुम्हारे वर्ड्स नहीं, तुम्हारी स्टिलनेस फील करते हैं। तीसरी लेयर है आइडेंटिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अब तुम चॉइसेस कंफर्ट से नहीं, कैरेक्टर से करते हो। तुम पूछते हो, क्या ये डिसीजन उस व्यक्ति के जैसा है जो मैं बन रहा हूं? यहीं से परमानेंट रिवायरिंग होती है। माइंड टेम्पररी शॉर्टकट्स नहीं, परमानेंट स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है। चौथी लेयर है डिटैचमेंट फ्रॉम नॉइज। तुम कंपैरिजंस नहीं करते, कंपटीशन नहीं चेस करते, अप्रूवल नहीं मांगते। तुम अपना गेम खेल रहे होते हो। नॉइज डिस्ट्रैक्ट होता है, पर डायरेक्शन डिफाइन करती है, और तुम डायरेक्शन पर ऑपरेट कर रहे हो। सही। पांचवा और अंतिम एलिमेंट है डेलिब्रेट एवोल्यूशन। तुम आज के खुद को यस्टरडे वाले वर्जन से लड़ाकर इंप्रूव करते हो। तुम कंपैरिजन बाहरी दुनिया से नहीं, अपने पिछले वर्जन से करते हो। यही कंपाउंडिंग माइंडसेट है, यही लॉन्ग टर्म डोमिनेंस है। और फिर एक दिन तुम रियलाइज करते हो, तुम सिचुएशंस में सरवाइव नहीं कर रहे, तुम उन्हें शेप कर रहे हो। तुम रैंडमनेस से नहीं डरते, तुम पैटर्न्स देखते हो। तुम लोगों से थ्रेटेंड नहीं होते, तुम उन्हें समझते हो। तुम डिसीजंस में हरीड नहीं होते, तुम कैलकुलेटेड हो। तब माइंड वेपन नहीं रहता, वह सिस्टम बन जाता है। और सिस्टम कभी केओस से नहीं डरता, वह केओस को रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। अब यहां पॉज करो। तुमने अपनी माइंड आर्किटेक्चर रीबिल्ड की है, लेयर बाय लेयर, पैटर्न बाय पैटर्न। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, अ कंट्रोल्ड माइंड इज द मोस्ट डेंजरस फोर्स इन एनी रूम। अगर इस नॉलेज ने तुम्हें वैल्यू दी है, माइंडसेट शार्पन किया है, और तुम्हें फील हुआ कि तुम अब पहले जैसे नहीं सोचते, तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने इस जर्नी को एब्जॉर्ब किया है, तो सब्सक्राइब करो। और अब तुम्हारी बारी है, कमेंट में बताओ अगला विषय कौन सा हो। मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि अब खेल शुरू हुआ है। वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल।